भारतीय इतिहास में ना कुछ ऐसे राजवंश भी हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन वो अपने समय की एक बहुत बड़ी ताकत थे। आज हम ऐसे ही एक भूले हुए राजवंश वाकाटक राजवंश की कहानी में गोता लगाएंगे, जिन्होंने दक्कन के पठार पर सदियों तक राज किया था। तो हमारी आज की जो पूरी पड़ताल है वो इस ऐतिहासिक लेख पर आधारित है। चलिए इसी के जरिए वाकाटक राजवंश की कहानी को समझते हैं परत दर परत। तो हम सफ़र शुरू करेंगे इस राजवंश की शुरुआत से, फिर देखेंगे उनके सबसे ताकतवर सम्राट का दौर, एक बहुत ही अहम गठबंधन की कहानी और हाँ, एक रानी का वो असाधारण शासन। और आखिर में ये जानेंगे कि इस मुख्य शाखा का अंत कैसे हुआ। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है तीसरी सदी के बीच की। भारत का राजनीतिक नक्शा कह सकते हैं बदल रहा था और एक नई शक्ति सिर उठा रही थी। और इस राजवंश की नींव रखी विंध्य शक्ति ने। अब ये पहले सातवाहन साम्राज्य के अंदर एक स्थानीय शासक हुआ करते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और एक नए राजवंश की नींव डाल दी। तो नींव तो विंध्य शक्ति ने रख दी, पर असल में वाकाटक शक्ति को एक नई पहचान दी उनके बेटे ने। देखते हैं कि कैसे। हाँ, ये बात बहुत ही दिलचस्प है। प्रवरसेन प्रथम अपने पूरे वंश में वो अकेले ऐसे राजा थे जिन्हें सम्राट की उपाधि मिली। और देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके जबरदस्त अधिकार और दबदबे का सबूत था। बस ये एक नंबर देखें, 4। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्राचीन भारत में ये किसी भी सम्राट की सबसे बड़ी ताकत का सिंबल होता था। मतलब उनकी सैन्य ताकत और उनका प्रभुत्व, उस पर कोई सवाल ही नहीं था। तो सवाल उठता है कि इतने ताकतवर सम्राट के बाद साम्राज्य का क्या हुआ? क्या वो एक साथ बना रहा या कुछ बदला? यही सवाल हमें कहानी के अगले दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। तो हुआ ये कि प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य एक पेड़ की तरह 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। एक थी प्रधान शाखा यानी मेन ब्रांच, जिस पर हम आज ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी थी वत्सगुल्म शाखा। दोनों अगल बगल ही राज कर रहे थे, पर उनकी कहानियां अलग अलग थीं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो शायद वाकाटक इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक है, और वो है उस दौर के सबसे बड़े साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य के साथ उनका गठबंधन। तो इस गठबंधन को ठीक से समझने के लिए जरा मुख्य शाखा के इन बड़े शासकों पर एक नजर डाल लेते हैं। रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्रसेन और फिर पृथ्वीसेन द्वितीय। तो देखिए, ये पूरा गठबंधन एक सोची समझी रणनीति थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में एक मजबूत साथी चाहते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही वक्त बाद राजा की अचानक मौत हो गई। राजा की मौत से एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक गुप्त राजकुमारी अब वाकाटक साम्राज्य की राजनीति के बिल्कुल सेंटर में आ गई थी। हुआ ये कि जब राजा की मृत्यु हुई तो उनके बेटे दिवाकर सेन और दामोदर सेन बहुत छोटे थे। वो राजकाज संभाल नहीं सकते थे। तो ऐसे में उनकी मां गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त ने एक संरक्षिका के तौर पर यानी रीजेंट के तौर पर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और उनकी शासनकाल के बारे में ये कहा जाता है कि यह काल वाकाटक गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल था। मतलब 390 से 410 ईस्वी के बीच जब प्रभावती गुप्त सत्ता में थीं, तो दोनों साम्राज्यों के रिश्ते अपने चरम पर थे। ये सहयोग और खुशहाली का दौर था। तो प्रभावती गुप्त का दौर तो बहुत अहम था, लेकिन जैसा हर वंश के साथ होता है, इस मुख्य शाखा की कहानी भी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। तो जब प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल खत्म हुआ और उनके बेटे बड़े हुए, तो छोटे बेटे दामोदर सेन ने गद्दी संभाली और उन्होंने अपने मशहूर दादा का नाम अपनाया और प्रवरसेन द्वितीय के नाम से राज किया। और इस मुख्य शाखा की जो कड़ी थी, जो शासकों की लाइन थी, वो पृथ्वीसेन द्वितीय पर आकर खत्म हो गई। वो इस वंश की मुख्य लाइन के आखिरी राजा थे जिनके बारे में हमें पता है। तो सवाल यह है कि इस मुख्य शाखा के इलाके का क्या हुआ? माना जाता है कि वो इलाका वत्सगुल्म शाखा के बहुत ताकतवर शासक हरिशेन के कंट्रोल में आ गया, जिसने एक तरह से वाकाटक शक्ति को फिर से एक कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है ना, कि कैसे एक अचानक हुई घटना ने एक रानी को सत्ता में ला दिया और उनके एक फैसले ने, उनके शासन ने सिर्फ वाकाटक ही नहीं बल्कि उस दौर के सबसे बड़े यानी गुप्त साम्राज्य की किस्मत को भी एक नया मोड़ दे दिया।
इतिहास के ऐसे ही अप्रत्याशित मोड़ वाकई में बहुत दिलचस्प होते हैं। आइए प्राचीन भारत को देखें, पर एक अलग नजरिए से, मतलब ग्रीक और रोमन लेखकों की आंखों से। तो सवाल यह है कि हमें यह सब पता कैसे चला। एक बड़ा जरिया है विदेशियों के लिखे हुए किस्से। मिथक से नक्शे तक का ये सफर कमाल का है। चलिए इसे करीब से देखते हैं। तो शुरू में ग्रीक लोगों के लिए भारत किसी अजूबों की दुनिया जैसा था। टेसियस और हेरोडोटस जैसे लेखकों ने भारत की एक बहुत ही काल्पनिक तस्वीर बनाई थी। हाँ, उनकी बातें पूरी तरह सच नहीं थीं, पर इसी से पश्चिम में भारत को जानने की उत्सुकता जगी। लेकिन फिर सिकंदर महान के भारत आने से सब कुछ बदल गया। पूरी तस्वीर ही पलट गई। अब पहली बार अफवाहों की जगह एकदम सच्ची और भरोसेमंद जानकारी ग्रीस तक पहुंची। सिकंदर के बाद शक्तिशाली मौर्य सम्राटों के दरबार में राजदूत भेजे जाने लगे, और इनमें सबसे खास थे मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक अहम गवाह। उनकी किताब इंडिका ने मौर्य समाज और प्रशासन की एक बेमिसाल तस्वीर पेश की। और यह सिलसिला रुका नहीं। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक राजदूत आते रहे। अब आगे चलकर फोकस बदला। दरबारी बातों से हटकर भारत के भूगोल और व्यापार पर जोर दिया गया। रोमन दौर में प्लिनी और टॉलेमी जैसे स्कॉलर्स ने भारत को बाकायदा मैप करना शुरू किया। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री ने रोम के लोगों को भारत की प्राकृतिक दौलत से रूबरू कराया, और टॉलमी की ज्योग्राफी ने भारत का एक व्यवस्थित नक्शा बनाने की पहली बड़ी कोशिश की। लेकिन एक सबसे काम की जानकारी किसी स्कॉलर ने नहीं, बल्कि एक नाविक ने दी। इस किताब का लेखक कौन था ये तो कोई नहीं जानता, पर यह किताब सोने जैसी कीमती है। समुद्री रास्ते, बंदरगाह, व्यापार का सामान, सब कुछ था इसमें। एक ट्रेडर की हैंडबुक समझिए। तो देखिए, यह सफर कहां से शुरू हुआ, सुनी सुनाई बातों से लेकर सीधे व्यापार की गाइड तक। सोचिए, इन बाहरी नजरों से हमें अपना ही इतिहास कितना अलग और साफ दिखाई देता है ना?